नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के एक ऐसे किले की जो सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि इतिहास और वीरता का प्रतीक है, चित्तौड़गढ़ किला। हाँ, भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है ये, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी। बिल्कुल। हमारी आज की ये जो चर्चा है, इसका आधार है एक काफी डिटेल्ड विकिपीडिया लेख। हाँ, उसमें काफी जानकारी है। हमारा मकसद यही है कि इस किले के लंबे इतिहास, इसकी खास बनावट और इसके कल्चरल महत्व को थोड़ा गहराई से समझें। और ये आज भी इतना मायने क्यों रखता है, इस पर भी बात करेंगे। हाँ, जरा सोचिए, करीब 700 एकड़ में फैला है ये किला। अंदर 65 से ज्यादा ऐतिहासिक इमारतें हैं, महल, मंदिर, क्या नहीं है। और इतिहास तो पूछिए मत, घेराबंदी, जौहर, बहुत कुछ हुआ है वहाँ। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कहानी। बिल्कुल। सबसे पहले इसकी लोकेशन और साइज देखते हैं। ये किला राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में है, दिल्ली मुंबई हाईवे से ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, और एक पहाड़ी पर बना है, कोई 180 मीटर ऊंची पहाड़ी, मतलब करीब 600 फीट। और नीचे घाटी है, पास में बेडस नदी बहती है, तो सुरक्षा के लिहाज से तो कमाल की जगह है। बिल्कुल, और इसका साइज जैसा आपने कहा वो तो हैरानी कर देता है। 180 मीटर ऊंची पहाड़ी पर 280 हेक्टेयर्स, यानी वही लगभग 700 एकड़। और जो बाहरी दीवार है, परकोटा जिसे कहते हैं, वो 13 किलोमीटर लंबी है। आप अंदाजा लगाइए, किसी छोटे शहर जितनी जगह। बाप रे। और इसके अंदर जैसा आपने बताया है, महल हैं, मंदिर हैं। हाँ, 4 महल गिने जाते हैं, 19 बड़े मंदिर, करीब 20 बड़े जलाशय अभी भी हैं, स्मारक हैं, विजय स्तंभ हैं। मतलब ये सिर्फ एक किला नहीं था, ये तो पूरी एक दुनिया थी अपने आप में। सही कहा। और हाँ, पानी का इंतजाम वो तो गजब का था। हाँ, वो जलाशय वाली बात। बिल्कुल। कहते हैं कभी 84 तालाब हुआ करते थे, अब 22 बचे हैं, और ये सब नेचुरल तरीके से बारिश का पानी जमा करते थे। अच्छा। हाँ, अंदाजा है कि सब मिलाकर करीब 4 अरब लीटर पानी जमा हो सकता था इनमें। 4 अरब लीटर? हाँ, सोचिए, 50,000 सैनिकों की फौज के लिए 4 साल तक काफी था ये पानी। बाप रे। मतलब घेराबंदी के वक्त पानी की कोई चिंता नहीं? यही तो, ये सिर्फ डिफेंस नहीं था, ये सेल्फ सफिशिएंसी थी, सबसे बड़ी ताकत घेराबंदी में। कमाल की इंजीनियरिंग है ये तो। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। शुरुआत में किला बना कब? माना जाता है कि इसका असली नाम चित्रकूट था, और शायद 7वीं-8वीं सदी में किसी मौर्य राजा चित्रांगद मौर्य का नाम आता है, उन्होंने बनवाया था। मौर्य मतलब अशोक वाले मौर्य? उसी वंश के बाद के शासक शायद। यहाँ 9वीं सदी के बौद्ध स्तूपों के निशान भी मिले हैं। अच्छा। फिर गुहिल वंश का नाम आता है, बप्पा रावल का। हाँ, कहानी कहती है कि बप्पा रावल ने 8वीं सदी के बीच में इसे जीता। कैसे जीता, इस पर अलग अलग बातें हैं। जैसे? कुछ कहते हैं दहेज में मिला, कुछ कहते हैं उन्होंने अरबों को हराया फिर मौर्यों से छीन लिया। तो शुरू में गुहिल का कंट्रोल था या नहीं, इस पर थोड़ी बहस है इतिहासकारों में। लेकिन बाद के सबूत तो मिलते हैं। हाँ, 13वीं सदी के मध्य में राजा तेज सिंह का एक शिलालेख मिला है, उसमें साफ साफ चित्तौड़ महादुर्ग लिखा है। तो तब तक तो गुहिल यहाँ थे, ये पक्का है। और फिर शुरू होता है घेराबंदी और संघर्ष का लंबा दौर। हाँ, वही चित्तौड़ की पहचान बन गया। सबसे पहली और शायद सबसे मशहूर घेराबंदी 1303 की, अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, खिलजी और राजा रत्न सिंह। 8 महीने चली थी ये घेराबंदी, है ना? बिल्कुल। और आखिर में खिलजी जीता। उसके साथ जो अमीर खुसरो था, उसने लिखा है कि जीत के बाद करीब 30,000 हिंदुओं का कत्ल हुआ। 30,000? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और इसी घेराबंदी से पद्मिनी वाली कहानी जुड़ी है। हाँ, रानी पद्मिनी की कहानी। हाँ, कि खिलजी उन्हें पाना चाहता था। वही। लेकिन ज्यादातर आज के इतिहासकार मानते हैं कि ये कहानी बाद में लिखी गई, शायद मलिक मोहम्मद जायसी ने। समकालीन इतिहास नहीं है ये। अच्छा। और जौहर की बात भी आती है, लेकिन अमीर खुसरो ने, जिसने रणथंबोर के जौहर का जिक्र किया है, उसने यहाँ चित्तौड़ में जौहर का वैसा जिक्र नहीं किया है। तो इस पर भी थोड़ी अनिश्चितता है। खिलजी ने फिर किले का नाम बदल दिया था। हाँ, अपने बेटे खिज्र खान के नाम पर खिजराबाद कर दिया था। लेकिन राजपूतों ने किला वापस ले लिया। हाँ, ज्यादा वक्त नहीं लगा। कुछ दशकों में ही हम्मीर सिंह, जिन्हें सिसोदिया वंश का संस्थापक माना जाता है, उन्होंने किला वापस जीत लिया। और यहीं से मेवाड़ का असली उदय शुरू हुआ। बिल्कुल। हम्मीर सिंह, फिर राणा खेता, राणा लाखा, इन सब ने मेवाड़ को मजबूत किया। और फिर आते हैं राणा कुंभा, 15वीं सदी में। हाँ, राणा कुंभा 1433-1468, वो तो मेवाड़ के सबसे महान शासकों में गिने जाते हैं। उन्होंने न सिर्फ जंगें जीती, बल्कि किले भी बहुत बनवाए।
सुना है 32 किले बनवाए उन्होंने। हाँ, कहते हैं मेवाड़ के 84 में से 32 किले कुंभा ने बनवाए या ठीक करवाए। कुंभलगढ़ जैसा विशाल किला भी उन्हीं का बनवाया हुआ है। और चित्तौड़ में उनका क्या योगदान रहा? चित्तौड़ में भी बहुत काम करवाया है। किले के जो 7 दरवाजे हैं उनमें से कई उन्होंने बनवाए या दोबारा बनवाए। और सबसे मशहूर विजय स्तंभ, हाँ, वो भी राणा कुंभा की ही देन है। फिर 16वीं सदी में राणा सांगा का दौर आया। राणा संग्राम सिंह, हाँ, 1509 से उनके वक्त में मेवाड़ शायद अपने चरम पर था। वो काफी महत्वाकांक्षी राजा थे। बहुत। उन्होंने अपना राज सतलुज से नर्मदा तक फैला लिया था। मालवा, गुजरात के कुछ हिस्से भी जीते और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को भी हराया था उन्होंने। लेकिन फिर बाबर आ गया। हाँ, 1527 खानवा की लड़ाई। ये बहुत निर्णायक लड़ाई थी। सांगा ने बाबर के खिलाफ कई राजपूत राजाओं को इकट्ठा किया। सेना तो बहुत बड़ी थी कहते हैं। हाँ, कहा जाता है 1 लाख सैनिक थे राजपूतों के पास। लेकिन बाबर की रणनीति, खासकर उसकी तोपें, हाँ, तोपों का इस्तेमाल नया था। बिल्कुल, और तुलुगमा युद्ध नीति, उसने राजपूतों को हरा दिया। इस हार ने भारत में मुगल राज की नींव डाल दी। और राणा सांगा का क्या हुआ? वो लड़ाई में बुरी तरह घायल हो गए थे। उन्हें बचाकर ले जाया गया, लेकिन बाद में कहते हैं उनके ही सरदारों ने उन्हें जहर दे दिया, क्योंकि वो बाबर से दोबारा लड़ना चाहते थे। उफ। लेकिन चित्तौड़ पर मुसीबतें खत्म नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने हमला किया। उस समय राणा विक्रमादित्य थे शायद। हाँ, वो तो निकल गए, लेकिन रानी कर्णावती ने मोर्चा संभाला। और फिर जौहर हुआ। हाँ, कहते हैं रानी कर्णावती के नेतृत्व में करीब 13,000 औरतों ने जौहर किया और 3,200 राजपूत योद्धा केसरिया पहनकर लड़े और मारे गए। साका हुआ। ये जौहर और साका की घटनाएं तो दिल दहला देती हैं। बिल्कुल, लेकिन शायद सबसे ज्यादा तबाही आई 1567 में, अकबर के हमले से। अकबर क्यों आया चित्तौड़? अकबर अपना साम्राज्य फैला रहा था। उसे गुजरात के बंदरगाह चाहिए थे और मेवाड़ रास्ते में पड़ता था। उस वक्त राणा उदय सिंह थे, महाराणा प्रताप के पिता। हाँ, वो सुरक्षा के लिहाज से गोगुंदा की पहाड़ियों में चले गए, लेकिन किले की रक्षा का जिम्मा अपने 2 वीर सेनापतियों जयमल और पत्ता को सौंप गए। जयमल और पत्ता, इनका नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है। हाँ, उन्होंने सिर्फ 8,000 राजपूतों के साथ किले को 4 महीने तक डिफेंड किया। अकबर खुद घेराबंदी की कमान संभाले हुए था। फिर क्या हुआ? एक रात जयमल दीवार की मरम्मत का काम देख रहे थे, तभी अकबर ने अपनी बंदूक संग्राम से निशाना साधा और गोली जयमल को लग गई। ओहो! जयमल बुरी तरह घायल हो गए। उनके गिरते ही राजपूतों का मनोबल टूटने लगा। इसके बाद किले के अंदर औरतों ने जौहर किया। और फिर साका। अगले दिन सुबह घायल जयमल को कंधों पर बिठाकर पत्ता के नेतृत्व में राजपूतों ने केसरिया बाना पहना, किले के दरवाजे खोले और मुगल सेना पर टूट पड़े। जबरदस्त लड़ाई हुई होगी। भयानक। जयमल, पत्ता, सारे रक्षक मारे गए और कहते हैं कि सैनिकों के अलावा किले में जो आम लोग थे उनमें से भी 20-25 हजार लोग मारे गए। बाप रे, इतना बड़ा नरसंहार। हाँ, इस घेराबंदी के बाद मेवाड़ की राजधानी हमेशा के लिए उदयपुर शिफ्ट हो गई। चित्तौड़ का राजनैतिक महत्व तो कम हो गया, लेकिन एक प्रतीक के तौर पर इसका कद और बढ़ गया। फिर किला मेवाड़ को वापस कब मिला? काफी बाद में 1615 में जहांगीर और राणा अमर सिंह, महाराणा प्रताप के बेटे, के बीच संधि हुई, तब किला वापस मिला, पर कुछ शर्तों के साथ। और अंग्रेजों के टाइम में भी कुछ काम हुआ? हाँ, 1905 के आसपास कुछ मरम्मत वगैरह करवाई गई थी। तो ये था इसका उतार चढ़ाव भरा इतिहास। अब जरा इसकी बनावट, आर्किटेक्चर पर आते हैं। हाँ, जैसा बताया, मछली के आकार का किला है ये पहाड़ी पर। नीचे गंभीरी नदी पर बने पुल से किले तक का रास्ता शुरू होता है। करीब 1.5 किलोमीटर लंबा घुमावदार रास्ता है ऊपर तक। और किले में घुसने के लिए 7 दरवाजे पार करने पड़ते हैं, पोल जिन्हें कहते हैं। बिल्कुल। पैदल पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोडला पोल, लक्ष्मण पोल और आखिर में राम पोल, जो मुख्य दरवाजा है। ये दरवाजे किसने बनवाए? ज्यादातर राणा कुंभा ने बनवाए या फिर से बनवाए थे। और ये सिर्फ गेट नहीं है, ये भारी पत्थर की मजबूत किलेबंदियां हैं, नुकीले मेहराब हैं, ऊपर तीर चलाने की जगहें, कंगूरे हैं। मतलब हर दरवाजा एक मिनी किला जैसा कह सकते हैं। इनमें एक जोड़ला पोल है, मतलब जुड़ा हुआ दरवाजा, वो अपनी बनावट में थोड़ा अलग है। किले के अंदर घुसते ही नजर जाती है विजय स्तंभ पर। हाँ, वो तो चित्तौड़ का आइकन है।
राणा कुंभा ने बनवाया था इसे 1440 में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर जीत की याद में। कब बना ये? बनने में टाइम लगा, करीब 1458 से 1468 के बीच पूरा हुआ। कितना ऊंचा है ये? करीब 37 मीटर यानी 122 फीट, 9 मंजिला है और ऊपर तक जाने के लिए 157 सीढ़ियां हैं, गोल घूमती हुई। इसकी नक्काशी बहुत मशहूर है। कमाल की है, अंदर बाहर हर तरफ बारीक नक्काशी है। हिंदू देवी देवता, रामायण महाभारत के सीन, उस वक्त की जिंदगी, सब कुछ तराशा हुआ है। ये सिर्फ एक जीत का निशान नहीं, ये उस दौर की कला का खजाना है। आजकल रात में लाइट भी जलती है शायद। इसे रोशन किया जाता है शाम को, बहुत सुंदर लगता है। इसके पास एक और टावर है, कीर्ति स्तंभ, वो इससे अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग है। कीर्ति स्तंभ पुराना है, शायद 12वीं सदी का, और छोटा भी है, करीब 22 मीटर यानी 72 फीट ऊंचा। ये किसने बनवाया था? ये एक जैन व्यापारी थे, जीजाजी राठौड़, उन्होंने बनवाया था, और ये पहले जैन तीर्थंकर आदिनाथ, उनको समर्पित है। अच्छा, तो ये जैन स्तंभ है। हाँ, इसमें 6 मंजिलें हैं और 54 सीढ़ियां। बाहर की दीवारों पर तीर्थंकरों की दिगंबर मूर्तियां बनी हैं, मतलब बिना कपड़ों के। ये दिखाता है कि उस समय किले में जैन धर्म का भी काफी प्रभाव था। अब बात करते हैं महलों की। राणा कुंभा का महल। हाँ, वो विजय स्तंभ के पास ही है। अब तो खैर खंडहर ज्यादा है, लेकिन ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स था। अस्तबल, मंदिर सब थे इसमें। कहते हैं महाराणा उदय सिंह का जन्म यहीं हुआ था। हाँ, और वो कहानी भी यहीं से जुड़ी है, पन्ना धाय वाली, जिसने अपने बेटे का बलिदान देके उदय सिंह को बचाया था। और मीराबाई भी यहीं रहती थी। हाँ, संत मीराबाई इसी महल के एक हिस्से में रहती थीं, ऐसा माना जाता है। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इसी महल के नीचे जो तहखाने हैं, वहीं पद्मिनी ने जौहर किया था। इसके पास ही नौलखा भंडार भी है। हाँ, कहते हैं वो शाही खजाना था। फिर एक और महल है, फतेह प्रकाश महल। ये नया है शायद। हाँ, इसे राणा फतेह सिंह ने बनवाया था। अब इसमें म्यूजियम है और एक स्कूल भी चलता है किले के लोगों के लिए। और पद्मिनी का महल, वो तो पानी के बीच में है शायद। हाँ, एक तालाब के बीच में बना है, सफेद रंग का खूबसूरत महल है। हालांकि जो आज हम देखते हैं वो 19वीं सेंचुरी में दोबारा बनवाया गया था, पर ये वाटर पैलेस का कॉन्सेप्ट दिखाता है। इतिहास में इसका जिक्र है। हाँ, कहते हैं राणा सांगा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को यहीं कैद करके रखा था। अच्छा, पानी की बात हुई तो वो गौमुख जलाशय। हाँ, वो बहुत खास है। एक चट्टान में गाय के मुंह जैसी नक्काशी है, उसमें से पानी लगातार टपकता रहता है और कुंड भरता है। कहते हैं घेराबंदी के टाइम यही पानी का मेन सोर्स था। फिर से वही पानी का अद्भुत इंतजाम। बिल्कुल। किले में मंदिर भी तो बहुत है। हाँ, कई हैं। मीरा मंदिर है जो राणा कुंभा ने बनवाया था, मीराबाई से जुड़ा है। वही जहर वाली कहानी। हाँ, कहते हैं यहीं उन्हें जहर दिया गया था, पर वो बच गईं। इसके पास ही कुंभा श्याम मंदिर है, वो विष्णु जी का मंदिर है, वराह अवतार का। और कालिका माता मंदिर। हाँ, वो भी बहुत पुराना है। दिलचस्प बात यह है कि वो पहले सूर्य मंदिर था, 8वीं सदी का। बाद में 14वीं सदी में उसे काली मां के मंदिर में बदल दिया गया। अच्छा। एक तुलजा भवानी मंदिर भी है, इसे बनवीर ने बनवाया था। ये शिवाजी महाराज की कुलदेवी भी मानी जाती हैं। और जैन मंदिर। हाँ, सदबीस देवरी जैसे कई पुराने और महत्वपूर्ण जैन मंदिर भी हैं। तो मतलब किला हर तरह की आस्था का केंद्र रहा है। तो ये तो हुई इतिहास और बनावट की बात, पर चित्तौड़ आज भी जिंदा है ना? बिल्कुल। यहाँ हर साल जौहर मेला लगता है। शायद राजस्थान का सबसे बड़ा राजपूत त्योहार है ये। ये कब लगता है? ये आमतौर पर किसी एक जौहर की बरसी के आसपास होता है। अक्सर इसे पद्मिनी के जौहर से जोड़ते हैं। इसमें लोग अपने पुरखों की बहादुरी और बलिदान को याद करते हैं। और यूनेस्को वाला दर्जा भी है। हाँ, 2013 में मिला। राजस्थान के पहाड़ी किले ग्रुप के तहत चित्तौड़ के साथ 5 और किले हैं इसमें। ये राजपूत मिलिट्री आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना माने जाते हैं। और वो किपलिंग वाली बात, जंगल बुक वाली। हाँ, ये मजेदार है। रुडयार्ड किपलिंग 1887 में चित्तौड़ आए थे। कहते हैं वो यहाँ के खंडहरों और माहौल से इतने प्रभावित हुए कि द जंगल बुक में जो बंदरों का शहर है कोल्ड लेयर्स, जहाँ वो मोगली को ले जाते हैं, हाँ, उसकी प्रेरणा उन्हें चित्तौड़ से ही मिली थी। क्या बात है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि चित्तौड़गढ़ सिर्फ एक किला नहीं है,
इसका साइज, इसका वाटर सिस्टम, इसका इतिहास जो घेराबंदी और बहादुरी से भरा है, विजय स्तंभ जैसी इमारतें और जौहर मेला जैसी जिंदा परंपराएं। हाँ, ये सब मिलकर इसे भारत के इतिहास और संस्कृति का एक बहुत खास हिस्सा बनाते हैं। बिल्कुल। ये किला, जैसा आपने शुरू में कहा, सिर्फ पत्थर और गारा नहीं है। ये राजपूतों के संघर्ष, उनके बलिदान, सल्तनत और मुगलों के साथ उनके जटिल रिश्तों का एक जीता जागता प्रतीक है। और सोचने वाली बात ये भी है कि पद्मिनी हो या मीराबाई, जिनका नाम इस किले से जुड़ा है, वो आज भी लोगों की यादों में, उनकी श्रद्धा में कैसे जिंदा है। सही बात है। ये दिखाता है कि इतिहास, कहानियां, यादें, ये सब मिलकर कैसे किसी जगह की पहचान बनाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उसे जिंदा रखते हैं। बिल्कुल। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने अतीत को कैसे